नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है 21 फरवरी 2023 की दैनिक समसामयिकी में। और आज की ये क्लास इतनी महत्वपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण घटनाक्रम और इतने इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके और फैक्ट को हमने समाहित किया है कि परीक्षा कोई भी देखने आप जा रहे हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको आज के ही क्लास से देखने को मिलेंगे। आपकी आगामी जो परीक्षा है, आप किसी भी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। और कहना क्या है दोस्तों कि हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आइए अपने संघर्ष को शुरू कीजिए, पेन पेपर उठाइए और जो इंपॉर्टेंट आपको बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स इसमें लगेंगे उनको आप कंटिन्यू नोट करते चलें। और नोट करने के लिए तो पूरी क्लास ही महत्वपूर्ण, सभी पीपीटीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आज का देखिए दोस्तों, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का जन्म 21 फरवरी 1894 कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था ये हमारे उस समय भारत में हुआ था, लेकिन इस समय जो कहाँ चला गया है, ये पाकिस्तान में चला गया है। और अखंड भारत में इनका जन्म हुआ था डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का, जो भी वर्तमान में शाहपुरा पाकिस्तान में। दोस्तों देखते हैं अति महत्वपूर्ण ललन टॉप तथ्य कि WTO ये बार बार एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है जेनेवा में है। और इसमें वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो 164 हैं। और इनकी हेड कौन है दोस्तों? तो नागोची ओंकाजा इबेला नाइजीरिया की रहने वाली हैं। ये विश्व व्यापार संगठन की भी हेड है। आगे देखिए दोस्तों, सेना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उत्तरदायी उपयोग हेतु विश्व का पहला अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ये जो रीम 2023 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो रीम 2023 का आयोजन है, आप देख रहे हैं कि आज जमाना क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और जो रोबोट हैं, अगर इसमें कृत्रिम सेनाओं में, अगर सेना में दोनों तरफ से लड़ने के लिए रोबोट खड़े हो जाएं तो आप सोचिए क्या हाल होगा दोस्तों। तो इसके ऊपर कोई कंट्रोल किया जाए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसको लेकर बहुत ही बड़ा और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? तो दोस्तों द हेग में हुआ। द हेग कहाँ पड़ता है? नीदरलैंड्स में पड़ता है। आइए देखते हैं कितना महत्वपूर्ण है दोस्तों। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विनाशकारी परिणाम को रोकने के लिए ये आयोजन द हेग नीदरलैंड में किया गया। रिम का फुल फॉर्म जान लीजिए दोस्तों, रेस्पॉन्सिबल AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री डोमेन समिट। ये जो आयोजन हो रहा है पहली बार हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी में आपने हमारी कल वाली क्लास में देखा होगा चैट जीपैट। ये दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है जो है चैट जनरेशन प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। दोस्तों ये गूगल, ये जो है जैसे गूगल, आप कोई भी चीज़ आप सर्च करते हैं गूगल पे जाके तो आपको गूगल कुछ ना कुछ दिखाता है दोस्तों। उसी प्रकार से एक ये जीपैट है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार किया है। और इस पे अगर आप पूछते हैं कि जो है BD मिश्रा को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, तो वो खाली BD मिश्रा को जो राज्यपाल है और BD मिश्रा से रिलेटिव ही जानकारी देगा। आपको असम का राज्यपाल नहीं दे देगा, आपको अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार कहीं का नहीं। आपको बहुत सारा, चूंकि गूगल जानकारियों का पूरा भंडार है, इसलिए ये जो है चैट GPT इस टाइप का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी टाइप का एक संस्थान जैसे इसे माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार किया है, तो भारत ने भी ऐसे ही एक तैयार किया है जिसका नाम है लेक्सी, ठीक है। भारत ने लेक्सी तैयार किया है और माइक्रोसॉफ्ट ने तैयार किया है जीपैट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए कि 21 फरवरी को यूनेस्को द्वारा किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो जाहिर सी बात 21 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। 21 फरवरी 2000 को पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। और मदर टंग डे 21 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है दोस्तों। इसकी पहल यूनेस्को जो है पहल बांग्लादेश ने किया और यूनेस्को द्वारा इसको एक्सेप्ट किया गया। और इसीलिए सन 2000 से क्या मनाया जाता है? तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम क्या थी अब की बार 2023 की? तो बहुभाषी शिक्षा, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता। क्योंकि जब आप हमारी नई शिक्षा नीति देखते हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब आप देखेंगे, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने का राज्यों को भी निर्देश दिया गया है। तो वही चीज़ है कि बहुभाषी शिक्षा एवं शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा की थीम है दोस्तों। बात किया जाए ललन टॉप फैक्ट की, तो 21 फरवरी 2000 को पहली बार मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस, ठीक है। और यूनेस्को ने इसकी शुरुआत किया था, इसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। हाल ही में नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया? बहुत ही महत्वपूर्ण, इसमें
ऑप्शन ए में है परमेश्वरन अय्यर, जो कि अभी वर्तमान में थे, और इनके स्थान पर BVR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ होंगे। अगर पूछा जाए किसके स्थान पर ये आ रहे हैं, तो परमेश्वरन अय्यर के स्थान पर ये आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए इनके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट देख लीजिए। जब बात नीति आयोग की आ गई है दोस्तों, नीति आयोग का आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो फुल फॉर्म इसका क्या होगा दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। किसके स्थान पर हुई थी, तो जो इससे पहले दोस्तों जो हमारा योजना आयोग हुआ करता था, जो 1945 में जो है बना हुआ था, जो हमारा योजना आयोग था, उसी योजना आयोग के स्थान पर कौन सा आयोग बना, नीति आयोग, जिसका अध्यक्ष हमेशा, जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, तो इसे नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। अगर नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो ये अरविंद पनगड़िया थे, और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी हैं। इसके सीईओ जो होते हैं दोस्तों, ये सीईओ ही बार बार पूछे जाते हैं, जितने भी सीईओ हैं बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। तो इसके जो पहले सीईओ थे दोस्तों, वो जो है सिंधु खुल्लर जी थे, और परमेश्वरन अय्यर के स्थान पर नवीन नियुक्ति किसकी हुई है, BVR सुब्रमण्यम की हुई है। तो इस प्रश्न का आपने उत्तर जो देखा कि BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए सीईओ, ऑप्शन 2 में दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। दोस्तों आगे देखिए कि राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। ठीक है, ये पूछा जाता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 के अधिनियम से हुई थी। और किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो जो रंगनाथ आयोग था उसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। वर्तमान में अगर इसके पूछ लिया जाए अध्यक्ष कौन है, तो अरुण मिश्रा इसके अध्यक्ष हैं। दोस्तों भारत के नए महान्यायवादी कौन है, तो R वेंकट रमणी जो हैं नए महान्यायवादी हैं, और महान्यायवादी पद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 76 में जो है इसका उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में। आगे बढ़िए दोस्तों, और क्लास निसंदेह लाजवाब है और आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। आप पूरे फैक्ट्स को देखते हुए चलिए और एकदम दिमाग में बैठते हुए जाएगा। एक बार आप इसको देखेंगे, आपके दिमाग में फैक्ट बिल्कुल बैठेगा। अब बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले अध्यक्ष जो है कौन थी, तो दोस्तों जयंती पटनायक थी। और वर्तमान में किया जाए तो महिला आयोग, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, रेखा शर्मा जी जो हैं अभी जो है इसकी अध्यक्ष हैं। देखिए दोस्तों मणिपुर राज्य के बारे में देखते हैं, तो मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल है, और यहाँ की राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके जी हैं। मुख्यमंत्री कौन है, N बीरेन सिंह। जो है मणिपुर राज्य का निर्माण कब हुआ था दोस्तों, तो ये निर्माण हुआ था 1972 में, और मणिपुर में वर्तमान में 60 विधानसभा सीट है। दोस्तों मणिपुर की बहुत ही खास बात है कि यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है, उस शास्त्रीय नृत्य को क्या कहा जाता है, तो मणिपुरी जो है यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, इसका नाम भी मणिपुरी है। और जो झावेरी बहनें हैं, ये इस मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य है इसकी प्रमुख डांसर हैं। दोस्तों काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और ये भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो है लोकटक झील में है, कहाँ पर, मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, जो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। दोस्तों यह पूर्वी जो ये लोकटक झील है, ये पूर्वी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसी से लोकटक झील कहा जाता है। दोस्तों संघाई फेस्टिवल की बात करें, इसका आयोजन मणिपुर में होता है। और सिरऊ लिली ये दोस्तों वहाँ का राजकीय पुष्प है, और इसीलिए सिरऊ लिली फेस्टिवल का आयोजन मणिपुर में किया जाता है। इसे भी थोड़ा सा दिमाग में हमेशा बैठाना ही बैठाना है। काला चावल जिसे चकाहाव कहा जाता है, इसका GI टैग मणिपुर को मिला है। और थांगरा जो है, आप थांगरा को देखें तो ये थांगरा जो है मणिपुर का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण। हमने आपको कल केरल वाली क्लास में भी जो आपको बताया था, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान देंगे कि मीराबाई चानू ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मीराबाई चानू कहाँ की हैं, वेट लिफ्टर हैं, और मणिपुर की रहने वाली हैं। और कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएंगे कि थांगरा मणिपुर का क्या है। ठीक है, और ये अंत तक आप क्लास में बने रहें, इसको हम बताएं, कमेंट बॉक्स में आप छाप दीजिएगा। मीराबाई चानू का संबंध मणिपुर से, मीराबाई चानू वेट लिफ्टर हैं। मेरी कॉम भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं, जो मणिपुर की रहने वाली हैं। इसे भी दिमाग में रखना ही रखना है। दोस्तों बात किया जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो विश्व हिंदी दिवस है 14 सितंबर को मनाया जाता है।
माफ़ कीजिएगा, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। दोस्तों भारत में वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तमिल, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़, उड़िया। इन 6 को आपको याद रखना, ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखें दोस्तों, तर्कस अभ्यास। तर्कस अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के मध्य होता है। धर्म गार्जियन अभ्यास किसके बीच होता है? भारत और जापान के मध्य होता है। ऑपरेशन दोस्त अभी तुर्की में, जिसका पहले नाम तुर्की था, इस यहाँ पे भूकंप आया था, तो हमारी जो सहायता करने वाली टीम है, और इसमें एक मैडम है जो कि उनका नाम आप हमें बताएंगे, उनका टाइटल तो हमें याद है, तिवारी है। उनका तुर्की में हर जगह उनका बैनर पोस्टर लग रहा है, इतनी अच्छी मदद वो कर रही है तुर्की में जाके। ठीक है, हमारी एनडीआरएफ टीम के साथ में। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन दोस्त तुर्की के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन दुर्गा शक्ति किसके लिए चलाया गया था, इसको भी आप बताइएगा। और यूक्रेन से जो भारतीयों को निकाला गया, उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, इसको भी दिमाग में रिवाइज करके कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा महामारी की तैयारियों के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो दोस्तों डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ऑप्शन 2 में आपका दिया है दोस्तों। ये पूर्ण नहीं है भाई साहब, ये पुणे है। ठीक है, ये पूर्ण नहीं है, पुणे है। इसके जो है डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पुणे में की जा रही है। दोस्तों आप जानते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में स्थित है, और सीरम इंस्टीट्यूट कोविड-19 के दौरान जो कोविशील्ड जब इसने बनाया, तो तब से ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस है, और आज दुनिया का बच्चा सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड ले रहा है। ठीक है, हैदराबाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है, जिसे डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नाम दिया जा रहा है। किसी भी संक्रामक महामारी या बीमारी को फैलने से पहले ही या उसके आने के पहले ही उसकी तैयारी कर लेना, उसके बारे में उसका एनालिसिस करना कि ये बहुत बड़ा रूप ना ले पाए, संक्रामक बीमारी ही रहे तो ठीक है, कहीं महामारी का रूप ना ले, इसके लिए हम पहले से तैयारी करें। पहले हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट का बहुत ही अच्छा प्रयास है। आगे देखें दोस्तों, श्री अन्न के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो हैदराबाद में की जाएगी। इस श्री अन्न जो है मोटे अनाज है, मिलेट्स को कहा जाता है। चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हैदराबाद को तय किया गया है। स्टेचू ऑफ इक्वलिटी यही हैदराबाद में स्थित है। ये स्टेचू ऑफ इक्वलिटी, ये मूर्ति है स्वामी रामानुजाचार्य की, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया? दोस्तों तो जाहिर सी बात है, शिव सृष्टि थीम पार्क का जो शुभारंभ है ये कहाँ किया जाएगा? तो आपके पुणे या मुंबई में ही किया जाएगा, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। और इसका उद्घाटन किसने किया था दोस्तों? तो इसका उद्घाटन किसने किया था? अमित शाह जी ने किया था। और जो है इसका पुणे में ही इसका उद्घाटन किया गया है, शिव सृष्टि थीम पार्क। अब इनके छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में देख लीजिए, तो 19 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया। 19 फरवरी 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था, इसलिए महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा ऐसा निर्णय लिया गया। और जो कि डिप्टी सीएम कौन है वहाँ पे? तो देवेंद्र फडणवीस जी हैं। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने गृह मंत्री जी को आमंत्रित किया, अमित शाह जी को, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। पूछ लिया जाता है अष्टप्रधान किसके दरबार में रहा करते थे? यही हमारे शिवाजी महाराज के जो है कार्यकाल में हुआ करते थे। और आज देखें कि नक्सल समस्या में नक्सलाइट लोग किसका यूज कर रहे हैं? गोरिल्ला युद्ध का यूज कर रहे हैं क्या? तो ये गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के संस्थापक कौन थे? शिवाजी महाराज थे, इसे भी आपको याद रखना है। दोस्तों स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है? तो ये लातूर महाराष्ट्र में है। और ये मूर्ति किसकी है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है। काला घोड़ा कला फेस्टिवल का आयोजन मुंबई में किया गया है। और महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन है दोस्तों? रमेश बैस हैं, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज आपने देखा ही। और इसके बाद देखते हैं नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे प्रदान किया गया दोस्तों? तो ये जो पिक्चर का अवार्ड है, ये डांस ऑफ द ईगल को प्रदान किया गया है। कि एक पत्रकार हैं, वो पत्रकार महोदय जो है वो उड़ती हुई चिड़िया जो डाल पे बैठने वाली है, और वो उसकी फ़ोटो खींच लेते हैं ये ईगल का, और वही जो है पिक्चर ऑफ द ईयर 2022 चुनी जाती है। तो क्या है कि डांस ऑफ द ईगल, ये पिक्चर ऑफ द ईयर 2022 से चुना गया है। दोस्तों बात करें गोल्डन बुक अवार्ड, गोल्डन बुक अवार्ड जो प्रदान किया गया है राखी कपूर को प्रदान किया गया है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड डॉक्टर पैगी को प्रदान किया गया है। ग्रैमी अवार्ड जो संगीत के क्षेत्र में दोस्तों रिकी गेज को प्राप्त हुआ है। और रिकी गेज ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार 3 बार ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये अकेले भारतीय हैं, आपने ध्यान रखिएगा।
दोस्तों यूनेस्को द्वारा प्रदान किए जाने वाला शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल को दिया गया था, जो कि जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखें कि ओपेक की स्थापना आपसे पूछा जाता है। ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? वियना में है। आखिर में भाई साहब ये ओपेक क्या है? तो दोस्तों ये जो हमारी तेल कंट्रियां हैं, पेट्रोलियम उत्पाद वाली जो कंट्रियां हैं, इनका एक समूह है जिसे ओपेक कहा जाता है। ठीक है, आइए देखिए यूरोपीय यूनियन में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। आप लोग देखते हैं ईयू, अभी ईयू में हाल से ही कौन जो है अलग हुआ है? ब्रेग्जिट, आप सुने होंगे। ठीक है, तो जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, इसमें वर्तमान में 27 देश हैं। इसी में से ब्रिटेन क्या है? एग्जिट हो गया था। ठीक है, ब्रेग्जिट। आगे देखिए दोस्तों, ओपेक की स्थापना आपने देखा ही कि 49वां खजुराहो नृत्य उत्सव का शुभारंभ 20 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश में किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों खजुराहो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, हम सभी लोग जानते हैं। और ये मध्य प्रदेश में जो है कहाँ? तो आप देखिए कि पूछा जा रहा है, प्रश्न है कि ये मध्य प्रदेश में किसके द्वारा किया गया भाई साहब? तो यहाँ के जो हमारे गवर्नर साहब हैं मंगू भाई पटेल, ठीक है, मंगू भाई पटेल के द्वारा किया गया। और शिवराज सिंह चौहान तो आप जानते हैं सीएम है, भूपेश बघेल भी सीएम है छत्तीसगढ़ के, योगी आदित्यनाथ भी सीएम है कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो मंगू भाई पटेल जो है ये क्या है? ये गवर्नर है। और यही गवर्नर महोदय ने 49वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया। आपसे इसका नंबर भी पूछ लिया जाता है कौन से क्रम का है, तो आपको बताना है 49वां जो है खजुराहो नृत्य महोत्सव यहाँ पे मनाया गया। दोस्तों अब आप खजुराहो की बात करें तो खजुराहो मंदिरों का जो निर्माण है, इसका निर्माण चंदेल शासकों ने पंचायतन शैली में करवाया था, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। दोस्तों 49वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का शुभारंभ राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल द्वारा किया गया। और ये जो खजुराहो महोत्सव ये 1975 से लगातार मनाया जा रहा है, इसे भी दिमाग में बैठा के रखना है। दोस्तों तानसेन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? ग्वालियर में किया जाता है। कथकली कहाँ? क्लासिकल डांस है जो है केरल का है। और लाडली बहन योजना ये कहाँ की है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश की है। और इसके तहत 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाने का जो जिम्मा है वो उठाने चल रही है मध्य प्रदेश सरकार। और लाडली बहन योजना बहुत ही फेमस है, जैसे छत्तीसगढ़ की मातृत्व कल्याण योजना जो है फेमस रही है। ठीक है, जैसे छत्तीसगढ़ की नरवा गरवा घुरवा योजना फेमस रही है, छत्तीसगढ़ की न्याय योजना प्रसिद्ध रही है। ठीक है, तो आप इसे जरूर ध्यान दें। और अगला देखें दोस्तों कि नाटो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भाई साहब हैं नाटो। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों नाटो का हमने पूरा इतिहास पढ़ाया है, इतिहास वाले चैनल पर अगर आप जाएंगे तो आपको मिलेगा नाटो किस कारण से अस्तित्व में आया, क्या ऐसी परिस्थितियां बनी कि नाटो का गठन करना पड़ा। बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी नाटो में कुल 30 देश हैं। ठीक है, और नवीनतम सदस्य देश कौन सा है आप इसे में कमेंट में जरूर बताएंगे। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ये लल्लन टॉप फैक्ट भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई थी। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग में है। और दोस्तों भारत और पाकिस्तान दोनों इसके सदस्य हैं। वर्तमान में 9 सदस्य हैं संघाई सहयोग संगठन में। ठीक है दोस्तों, और इसकी जो भी हाल ही में बैठक हुई थी समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी। और जो है संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी को बनाया गया है। और वाराणसी के सांसद कौन है आपसे पूछ लिया जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर जो है छाप दीजिएगा। और प्रधानमंत्री जी आपके सांसद कहाँ है? नरेंद्र मोदी जी, तो उसको आप हमें जरूर बताएंगे। ठीक है, कहाँ से सांसद है दोस्तों, आपने इसको देखा ही। और आज का जो प्रश्न है दोस्तों, जो हमने कल आपसे प्रश्न किया था, इतनी महत्वपूर्ण समसामयिकी इतने कम समय में, और निसंदेह डेली इसी प्रकार की समसामयिकी क्विक रिवीजन हम आपके लिए लेकर आएंगे। कल हमने एक सवाल किया था आपसे, बीडी मिश्रा को कहाँ का राज्यपाल बनाया गया है? दोस्तों इनको जो है लद्दाख का राज्यपाल बनाया गया है। और आज का प्रश्न देखिए कि न दुख न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और ये आग लगाइए एक नौकरी पाने का, आग लगाइए सफलता का, आग लगाइए जो है आगे बढ़ने का, आग लगाइए जो है एकदम आपके अंदर ज्वेलसी होना चाहिए हर किसी से आगे बढ़ने का, ना कि किसी को पीछे ढकेलने का। सबका सम्मान करिए, सबके साथ घुले मिले रहिए। और आज का प्रश्न देखिए कि 15 फरवरी 2022 को श्री गुलाब चंद्र कटारिया को कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? गुलाब चंद्र कटारिया के बारे में बता दूं, ये राजस्थान के रहने वाले हैं। जैसे अभी हमने रमेश बेस को बताया था जो महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं, वो छत्तीसगढ़ के थे। वैसे गुलाब चंद्र कटारिया कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। और इनको कहाँ का राज्यपाल नियुक्त किया गया है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ये क्लास कैसी लगी और इस क्लास का उत्तर आप हमें कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। आपसे मिलते हैं कल की समसामयिकी में महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के साथ, मजा आ जाएगा। कल तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत।